हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा जी, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वही प्रजनन युक्तियाँ। अब वही प्रजनन युक्तियाँ क्या होती हैं, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने पीछे डिस्कस किया था अभी जस्ट पिछली क्लास में परागण। परागण कितने प्रकार से होता है हमने आपको बताया था, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर परागण की क्रिया एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य हो रहा है तो उसे हम नाम दिए थे स्वपरागण। लेकिन अगर परागण क्रिया दो पौधों के पुष्पों के बीच हो रही है तो उसे हम नाम दिए थे परपरागण। तो यहाँ बेटा जी एक टर्म आता है जिसका नाम है अंतः प्रजनन अवसाद। अंतः प्रजनन अवसाद, ये क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो बेटा जी, अगर किसी पौधे में लगातार स्वपरागण होता रहे, लगातार का मतलब है एक जनरेशन हुआ, दूसरी जनरेशन में हुआ, तीसरी जनरेशन में हुआ, चौथी जनरेशन में हुआ, पांचवी जनरेशन में हुआ, छठी जनरेशन में हुआ, यानी लगातार एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य स्वपरागण होता जा रहा है कंटिन्यूअस, तो 6-7 जनरेशन के बाद जो हमारे नए पौधे उत्पन्न होंगे, इन पौधों की जनन क्षमता और उत्पादन क्षमता दोनों की दोनों कम हो जाती है। इसी क्रिया को बेटा जी हम नाम दे देते हैं अंतः प्रजनन अवसाद। यानी लगातार स्वपरागण होते रहने से जो नए पौधे उत्पन्न होंगे उनकी जनन क्षमता और उनकी उत्पादन क्षमता दोनों की दोनों बहुत कम हो जाती है। और इसी घटना को हम नाम क्या दे देते हैं, अंतः प्रजनन अवसाद। यानी लगातार स्वपरागण होने से क्या उत्पन्न होगा, अंतः प्रजनन अवसाद। अब अंतः प्रजनन अवसाद से अगर बचना है तो पौधों को स्वपरागण रोक करके क्या करना पड़ेगा, परपरागण। यानी अगर परपरागण होता रहे तो अंतः प्रजनन अवसाद नहीं होगा। तो वे सारे के सारे युक्तियां, यानी पौधों के द्वारा विकसित की गई वे सारी युक्तियां जो स्वपरागण को रोकने और परपरागण को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं बेटा जी, वही प्रजनन युक्तियां। तो ये टर्म थोड़ा सा याद रखिएगा। यानी पौधे बहुत सारी ऐसी युक्तियां विकसित करते हैं जो स्वपरागण को रोकने का काम करें और परपरागण को बढ़ावा देने का काम करें। तो उन युक्तियों को ही हम नाम क्या दे दिए, वही प्रजनन युक्तियां। अब ये वही प्रजनन युक्तियों में कौन कौन से आते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। बेटा जी पहला जो तरीका पौधे विकसित किए वो हमारा था पराग, यानी स्त्री केसर। स्त्री केसर मतलब वर्तिकाग्र और परागकोश का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमने बना दिया, ये इसका स्त्री केसर है, ये मादा जनन तंत्र है, और ये इसका परागकोश है। अब परागकोश में क्या भरे हुए हैं, परागकण भरे हुए हैं। तो पौधे ने क्या किया, या तो स्त्री केसर यानी वर्तिकाग्र समय से पहले परिपक्व हो जा रहा है, या फिर इसके परिपक्व होने से पहले परागकण यहाँ से निकल जा रहे हैं। मतलब अगर ये परिपक्व हो गया यानी ये फट गया और इसके परागकण निकल गए और निकल करके यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन अभी वर्तिकाग्र परिपक्व ही नहीं हुआ है, यानी ये परागकण को अभी ग्रहण ही नहीं कर सकता। तो ये एक तरीका है पहला, वर्तिकाग्र और परागकोश का अलग अलग समय पर परिपक्व होना।
जबकि स्वपरागण के लिए क्या जरूरी है, दोनों एक ही समय पर परिपक्व हों ताकि परागकण यहाँ से निकल करके यहाँ पे आकर के अंकुरित हों। तो यहाँ पे दोनों के दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं, मतलब ये परिपक्व हुआ तो ये नहीं और ये परिपक्व हुआ तो ये नहीं, तो अब स्वपरागण रुक जाएगा। जब ये परिपक्व होगा, परागकण यहाँ से नहीं निकले होंगे, तो इसके पास किसी दूसरे पौधे के परागकण आएंगे, तो यानी पर परागण की क्रिया को बढ़ावा दे रहा है। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका पौधे ने क्या विकसित किया, वर्तिकाग्र और पराग कोश का स्थिति, यानी हम यहां लिख देते हैं वर्तिकाग्र और पराग कोश की स्थिति अलग अलग होना। स्थिति का मतलब बेटा जी पोजीशन। अब पोजीशन की जैसे हम बात करें, ये मान लीजिए हमारा वर्तिकाग्र है और इसके जो पराग कोश निकले ये यहाँ पे रह गए बहुत नीचे, तो अब यहाँ से परागकण का यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी, तो ज़्यादा चांस है किसी दूसरे पौधे का परागकण आकर के यहाँ पे अंकुरित कर जाए। तो ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका परागकोश और वर्तिकाग्र का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। दूसरा तरीका है वर्तिकाग्र और परागकोश की स्थिति का अलग अलग होना, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका बेटा जी पौधे ने विकसित किया, उसका नाम है एक लिंगी पुष्प का उत्पन्न होना। एक लिंगी पुष्प का उत्पन्न होना। अब अगर किसी पौधे में एक लिंगी पुष्प विकसित हो, यानी एक पुष्प में या तो नर जनन अंग हो या तो मादा जनन अंग हो, तब तो पूरी तरह से स्वपरागण रुक गया। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखे, पपीता के एक पौधे में एक ही प्रकार के पुष्प होंगे, या तो नर या तो मादा। तो परागण की क्रिया अब जब होगी तो दो पौधों के मध्य होगी, और दो पौधों के मध्य होगी यानी पर परागण होगा। तो ये तीसरी प्रकार की युक्ति है वही प्रजनन की, यानी एक लिंगी पुष्पों का विकसित करना। अब बेटा जी चौथा हमारा जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर इसी पौधे के पुष्प के परागकण आ गए, तो ये वर्तिकाग्र क्या करेगा, अपने पौधे के परागकणों को अंकुरित ही नहीं होने देगा, और अगर अंकुरित भी हो गए तो ये जो पराग नली बनती है इसका विकास नहीं होने देगा, यानी इसको वृद्धि नहीं करने देगा। तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, आनुवांशिक परिवर्तन या आनुवांशिक क्रियाविधि है। तो चौथा तरीका पौधे ने विकसित किया स्वपरागण को रोकने का, क्या, अगर वर्तिकाग्र पर उसी पौधे के पुष्प के परागकण आ रहे हैं तो वो उन परागकणों को अंकुरित ही नहीं होने देगा। अगर अंकुरित हो गए तो उनकी पराग नलिका को वृद्धि नहीं करने देगा। तो ये चार तरीके हैं हमारे किसमें, वही प्रजनन युक्तियाँ में। तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। बेटा अगला हेडिंग हमारा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन मतलब पराग स्त्री केसर संकर्षण। संकर्षण का मतलब होता है बेटा जी पारस्परिक क्रिया। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये क्या होता है, देखो मान लीजिए यहाँ पे हम बना देते हैं, ये हमारा एक पुष्प का वर्तिकाग्र है, ये पुष्प का क्या हो गया, वर्तिकाग्र। थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं। अब परागण क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे क्या आ गए, परागकण आ गए, यानी परागण क्रिया के फलस्वरूप परागकण परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पे आ गए। अब अगर परागण की क्रिया सही प्रकार की है,
अब यहाँ सही प्रकार का क्या मतलब है बेटा जी? देखो, जरूरी नहीं है जो परागकण आए हैं इस वर्तिकाग्र पे ये इसी जाति के पौधे के हों। जैसे हमने कहा मटर का पौधा है, अब मटर के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे चने का परागकण आ गया, तो क्या ये सही प्रकार का परागण है? नहीं। तो ये वर्तिकाग्र क्या करेगा? उस परागकण को अंकुरित ही नहीं होने देगा। यानी अगर किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर किसी दूसरे जाति के परागकण आते हैं तो पौधे के ये वर्तिकाग्र उस पौधे के परागकण को अंकुरित नहीं होने देगा, यानी परागण क्रिया गलत प्रकार की हुई है। लेकिन अगर परागण क्रिया सही प्रकार की हुई है, सही प्रकार का क्या मतलब होता है? अगर इस पौधे पर यानी इस वर्तिकाग्र पर परागकण इसी जाति के पौधे के आए हैं तो ये वर्तिकाग्र क्या करेगा? उन परागकणों को एक्सेप्ट करेगा। और जब सही प्रकार का परागण हो जाता है तो पराग नली यानी ये जो परागकण होता है ये अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के किसका निर्माण करता है? पराग नली का निर्माण करता है। अब इस पराग नली को हम आगे लेके चलें, इससे पहले थोड़ा सा एक टर्म जो हम लोग परागकण की संरचना में पढ़ रहे थे उसके बारे में देखते हैं। देखो बेटा जी, हमने जब परागकण की संरचना बनाया था तो हमने आपको कहा था जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसे कहते हैं बाह्यचोल और जो आंतरिक स्तर होता है उसे कहते हैं अंतःचोल। हम ये दो संरचनाएं बना दे रहे हैं। ये हमारा बाहर वाला हो गया बाह्यचोल और ये हमारा अंदर वाला हो गया अंतःचोल। ये हमारी एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है, इसको कहते हैं वर्धी कोशिका। वर्धी कोशिका और इसको कहते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका। यहाँ पे वर्धी कोशिका विभाजित होकर के जनन कोशिका विभाजित होकर के दो नर युग्मकों का निर्माण कर देती है, नर युग्मक। और ये हमारी वर्धी कोशिका है और इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम जनन छिद्र कह देते हैं। तो ये संरचना आपको याद आया होगा। अब यहीं पे हमने बताया था आपको नियर अबाउट 60% पौधों में जो परागण की क्रिया होती है वो दो कोशिकीय अवस्था में होती है और जो बचे हुए 40% रह जाते हैं इनमें परागण की क्रिया 3 कोशिकीय अवस्था में होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो परागण हुआ है ये 2 कोशिकीय अवस्था में हुआ है। तो 2 कोशिकीय अवस्था में हुआ है तो इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? वर्धी कोशिका और जनन कोशिका। अब ये जो जब परागण हो गया और परागकण अंकुरित होकर के पराग नली का निर्माण कर दिया तो किसी एक जनन छिद्र से ये पराग नली बाहर निकलता है और इस पराग नली में कौन सी कोशिका है? जनन कोशिका। तो यहाँ पे अगर परागण 2 कोशिकीय अवस्था में हुआ है तो ये जनन कोशिका जब पराग नली वर्तिकाग्र पे वृद्धि करता है तो विभाजित होकर के 2 नर युग्मकों का निर्माण कर देता है। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। यानी अब पूरा इसका समरी अगर हम बताएं, अगर परागण की क्रिया 2 कोशिकीय अवस्था में हुई है, कौन कौन सी? वर्धी कोशिका और जनन कोशिका। तो जनन कोशिका वृद्धि करते पराग नली में विभाजित होकर के 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। लेकिन अगर परागण की क्रिया 3 कोशिकीय अवस्था में हुई है तो शुरू से ही हमारे परागकण इस पराग नली में वृद्धि करते हैं। तो यानी अगर परागण सही प्रकार का हुआ पराग नली का निर्माण होगा। अब ये पराग नली वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुँचेगी? अंडाशय में पहुँचेगी। यहाँ पे बना दें, अंडाशय में पहुँचेगी। अंडाशय में पहुँच गई। जब अंडाशय में पहुँची तो फिर बीजांड द्वार से होते हुए कहाँ प्रवेश करेगी? बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड में प्रवेश करेगी। और ये दोनों के दोनों नर युग्मक इसी के साथ आते रहते हैं। अब अगर हम बीजांड के अंदर की बात करें तो बीजांड के अंदर पाया जाता है भ्रूण कोश।
भ्रूण कोश में नीचे यानी बीजांड द्वार की तरफ पाए ऊपर निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, मध्य में द्विध्रुवीय केंद्रक होता है और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। ये वाली क्रिया। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा बड़ा बना दें तो मान लीजिए ये हमारी भ्रूण कोश है, बीजांड निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं, ये हमारा द्विध्रुवीय केंद्रक और ये हमारी सहायक कोशिकाएं। अब बीच में पाई जाती है अंड कोशिका, तो ये हमारी हो गई अंड कोशिका। अगर ये आपको याद है तो बीजांड द्वार की तरफ ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं अनियमित आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम नाम दिए थे तंतु रूप समुच्चय। और ये हमारी पराग नली है, ये हमारी क्या है, पराग नली। पहुंच गई। अब ये पराग नली दोनों सहायक कोशिकाओं में से किसी एक सहायक कोशिका में जाकर खुल जाती है। मान लीजिए इस सहायक कोशिका में जाकर खुल गई तो ये सहायक कोशिका क्या होती है, फट जाती है और दोनों के दोनों नर युग्मक कहाँ पहुँच जाते हैं, भ्रूण कोश के अंदर पहुँच जाते हैं। और जब भ्रूण कोश के अंदर पहुँच गए तो अब निषेचन की क्रिया होगी। तो अब अगर हम बात करें पराग स्त्री केसर संकर्षण किसे कहते हैं, तो देखो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात पराग नली का निर्माण, पराग नली का निर्माण के पश्चात बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड में प्रवेश करना, अब बीजांड द्वार में प्रवेश करने के पश्चात किसी एक सहायक कोशिका से होते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करना। ये पूरी घटना हमारा क्या कहलाता है, पराग स्त्री केसर संकर्षण। अगर हम इसको फिर से आपको बताएं, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश करने के मध्य के बीच की सभी घटनाएं हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो अब जब पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश कर गया तो 2 नर युग्मक पहुंच गए कहां पर, भ्रूण कोश में। अब इसके आगे की घटना होगी निषेचन। तो अगले टर्म यानी अगले क्लास में हम लोग निषेचन पढ़ेंगे, अगले लेक्चर वीडियो में द्विनिषेचन जिसका नाम होगा। लेकिन उससे पहले थोड़े से 2-3 टर्म हैं जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक टर्म है कृत्रिम संकरण, कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है, अगर संकरण यानी नॉर्मली अपने से पौधा परागण कर रहा है, सब कुछ नेचुरली हो रहा है तो वो तो ठीक है। हम सब लोग जानते हैं कृत्रिम वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मनुष्य। यानी अगर परागण क्रिया में मनुष्य का हस्तक्षेप हो गया तो मतलब वो कृत्रिम हो गया। अब कृत्रिम परागण में 3 छोटे छोटे टर्म आते हैं। एक नाम है इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, दूसरा नाम है बैगिंग और तीसरा नाम है रीबैगिंग। ये 3 टर्म में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है क्या, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा एक पुष्प है, ये पुष्प का मादा जनन अंग है और ये पुष्प का नर जनन अंग। इसमें भरे रहते हैं परागकण। इसको कहते हैं स्त्री केसर, इसको कहते हैं पुंकेसर। अब मान लीजिए हमको
कृत्रिम संकरण कराना है। कृत्रिम संकरण का मतलब है यहाँ पे हम परागकणों को डालेंगे, वो अपनी मन से डालेंगे, यानी इस पौधे के परागकण यहाँ पे नहीं पहुँचने चाहिए। तो यहाँ पे ना पहुँचे इस पौधे का परागकण, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इस परागकोश से परागकण निकलें उससे पहले इस पुंकेसर को हम पुष्प से काट करके अलग कर देते हैं। यानी परिपक्व होने से पहले पुंकेसर को पुष्प से अलग कर देने की प्रक्रिया हमारी कहलाती है इमैस्कुलेशन। क्लियर है? इमैस्कुलेशन क्या होता है? परागकण परागकोश से निकले उससे पहले हम इस पूरे के पूरे पुंकेसर को पुष्प से अलग कर देते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है इमैस्कुलेशन। अब हमने इसको हटा दिया। अब मान लीजिए ये पूरी की पूरी संरचना हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया, काट करके निकाल दिया, यानी इमैस्कुलेशन कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि हम जो चाहें वही, किसी दूसरे पौधे का भी परागकण आकर के इस पर आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इसको एक टिश्यू पेपर यानी कॉटन पेपर से ढक देते हैं। इस कॉटन पेपर में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे केवल हवा पास कर सके, परागकण ना पास कर सकें। इस क्रिया को कहते हैं बैगिंग, यानी इमैस्कुलेशन, यानी परागकोश को निकाल देने के पश्चात हमने क्या किया, इसको टिश्यू पेपर से कवर कर दिया। इस क्रिया को कहते हैं बैगिंग। अब जब ये हमारा स्त्री केसर परिपक्व हो गया तो इस बैग को हमने हटा दिया और जो मन पसंद यानी अपनी इच्छा से चाहते थे उस परागकण को यहाँ पे ला करके डिपॉजिट कर दिया। अब फिर से डिपॉजिट करने के बाद हम फिर से इसको क्या कर देते हैं, टिश्यू पेपर से कवर कर देते हैं। इस क्रिया को कह देते हैं रीबैगिंग। तो 3 टर्म है, पुष्प को परिपक्व होने से पहले उसके परागकोश यानी परागकणों सहित परागकोश को निकाल देना, इमैस्कुलेशन, फिर उसको कवर कर देना टिश्यू पेपर से, बैगिंग। और जब हम परागण कृत्रिम परागण करा देते हैं उसके बाद फिर से इसको टिश्यू पेपर से घेर देते हैं, इस क्रिया को कहते हैं रीबैगिंग। ये इतना टर्म समझ में आ गया होगा बेटा जी। अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसका नाम है द्विनिषेचन। तो अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखते हैं द्विनिषेचन क्या होता है और द्विनिषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।